हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर लता जोशी, राजनीति विज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी। गांधी जयंती पर चल रही व्याख्यान श्रृंखला के पहले व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो 19वीं सदी के समूचे इतिहास में छा गया। गोल फ्रेम का चश्मा लगाए, लाठी थामे, मामूली सूती धोती में लिपटी एक दुबली देह वाला करिश्माई व्यक्तित्व। वह व्यक्तित्व था मोहनदास करमचंद गांधी का, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे समय पर जब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए अफवाहों को इतिहास की तरह स्वीकार किया जाना आम हो गया हो, महात्मा गांधी को याद किया जाना जरूरी है। महात्मा गांधी आधुनिक भारत के महान जननायक, समाज सुधारक और दार्शनिक थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की थी और 1891 में बैरिस्टर के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन शुरू किया। 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए और एक खास बात यह है कि यहीं पे इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। वह लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहां पर उन्होंने किस तरह जनता के हकों के लिए वकालत की जा सकती है सीखा। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भारत को जानने के लिए भारत का भ्रमण किया, जगह जगह वह घूमे। 1919 का रोलेट एक्ट, जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था, गांधी जी ने प्रदर्शनों का नेतृत्व करते हुए इस एक्ट का विरोध किया। गांधी जी के जीवन दर्शन की अगर हम बात करें तो उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को आधार बनाया और इसी आधार पर समाज के निर्माण की राह दिखाई। उनके ऊंचे चरित्र और धार्मिक रुझान को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा के नाम से पुकारा था। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को पूरी सच्चाई के साथ पेश किया है। गांधी जी ने अपने विचारधारा या सिद्धांत को एक प्रणाली के रूप में विकसित करने के लिए कोई ग्रंथ की रचना नहीं की, बल्कि व्यवहारिक जीवन में जो जो समस्याएं समय समय पर उनके सामने आई, उसका समाधान करते रहे। सत्य और अहिंसा के आदर्श उनके जीवन के मूल मंत्र थे, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी राजनीतिक कार्रवाई के तरीके विकसित किए। मार्टिन लूथर किंग ने अपने नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान अपने आप को गांधी का अनुयायी स्वीकार किया। गांधी जी ने राजनीति को आध्यात्मिक आधार देकर उसे स्वच्छ बनाए रखने का समर्थन किया। उन्होंने समस्त भौतिक आवश्यकताओं के स्थान पर आवश्यकताओं को कम करने पर बल दिया, आवश्यकताओं को संयत करने पर बल दिया। उन्होंने शारीरिक श्रम को विशेष महत्व दिया। गांधी के जीवन दर्शन को अगर हम देखें तो उनके जीवन दर्शन के 2 मूल्यों के प्रति उनकी सबसे ज्यादा निष्ठा दिखाई देती है, वो है सत्य और अहिंसा। कहने के लिए तो ये 2 हैं, पर वो ये मानते थे कि ये एक ही मूल्य के 2 पहलू हैं। जो व्यक्ति सत्य पर टिका है अवश्य ही वह अहिंसक होगा, यह उनका विश्वास था। धैर्य और संतोष इस अहिंसा की बुनियाद है। तभी अकबर इलाहाबादी ने गांधीनामा में लिखा है कि लश्करे गांधी को हथियारों की हाजत नहीं, लश्करे गांधी को हथियारों की कुछ हाजत नहीं, हाँ मगर बेइंतहा सब्रो कनात चाहिए, हाँ मगर बेइंतहा सब्रो कनात चाहिए। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के अंतर्गत गांधी ने लिखा है कि मैंने निरंतर अनुभव किया है कि सत्य कोई अलग चीज नहीं है या सत्य के अलग कोई ईश्वर नहीं है। अहिंसा से सत्य को प्राप्त किया जा सकता है और सत्य से ईश्वर को। उनका कहना था कि समस्त जीवों से प्रेम करो। अहिंसा का सकारात्मक पक्ष है मानव प्रेम।
अहिंसा वह नीति है जिससे अपने विरोधी को प्रेम से जीता जा सकता है, घृणा या लड़ाई से नहीं। गांधी आस्तिक थे और ईश्वर की सत्ता में उनकी गहरी आस्था थी। उनके लिए ईश्वर का दूसरा नाम था सत्य और अहिंसा सत्य का दूसरा पहलू, यानी सत्य और अहिंसा उनके लिए मिले जुले थे, जिसमें ईश्वर भी समाहित था। अहिंसा का अर्थ केवल दूसरों के प्रति हिंसा का प्रयोग न करना नहीं था। इसका अर्थ था मन और आत्मा से अपने विरोधी के प्रति घृणा और द्वेष को पूरी तरह से मिटा देना। जीवन भर गांधी ने ब्रिटिश शासन के साथ इन्हीं हथियारों के सहारे लड़ा। गांधी जी की दृष्टि में किसी को कष्ट पहुंचाने का जो विचार है वह भी हिंसा है। उनका मानना था कि अहिंसा कमजोर का सहारा नहीं बल्कि शक्तिशाली का अस्त्र है। जो शक्तिशाली होगा वही अहिंसा रूपी शस्त्र को अपना पाएगा। मार्टिन लूथर ने कहा है कि आज के अत्यंत विनाशकारी अस्त्रों के युग में हमारे सामने दो ही रास्ते बचते हैं, या तो हम अहिंसा को अपना लें या अपने अस्तित्व को ही मिटा लें। जो कानून नैतिकता के विरुद्ध हों और व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाते हों, उनका विरोध करने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का रास्ता दिखाया। सविनय अवज्ञा का मूल अर्थ है कानून का उल्लंघन करना जो अन्यायपूर्ण हो। जब सरकार की किसी नीति पर विरोध प्रकट करने के लिए या किसी राजनीतिक सुधार की मांग पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कानून तोड़ा जाता है तो वह सविनय अवज्ञा है। सविनय अवज्ञा शब्द का सबसे पहले प्रयोग थोरो ने किया था। थोरो ने यह तर्क दिया था कि जब अपनी ही सरकार अन्याय करने लगे तो जनता को उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा का ही एक उदाहरण है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में एक आंदोलन चलाया गया जो अहिंसक आंदोलन था। वो था सविनय आंदोलन, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन तक चला। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ यह अभियान चला। गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए उन्हें याद किया जाता रहेगा, वह है कि उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अनूठे जीवन दर्शन को इस्तेमाल किया और भारतीय जनमानस में स्थापित करके उसे सत्याग्रह के रूप में विदेशी शासन के विरोध में हथियार के रूप में प्रयोग किया। ऐसा नहीं था कि जो सत्य और अहिंसा है, ये जो मूल्य है, वो महात्मा गांधी ने ही खोजे हों, बल्कि जो भारतीय चिंतन परंपरा है पुराने समय से ये मूल्य उसमें प्रतिष्ठित और स्वीकृत रहे हैं। गांधी ने इन निजी मूल्यों को सामाजिक और राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में स्थापित किया। ब्रिटिश साम्राज्य से लड़े और उस लड़ाई के लिए इनका उपयोग किया। सत्य और अहिंसा के प्रति उनकी आस्था इतनी ज्यादा थी कि इसकी कीमत पर वह आजादी भी प्राप्त नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि अगर मुझे इसकी कीमत पे आजादी प्राप्त होती है तो मैं ऐसी आजादी को त्यागने के लिए तैयार हूं। गांधी जी ने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया। स्वराज प्राप्त के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग दिखाया, क्योंकि जो सत्याग्रह है वह ऐसा साधन है जो स्वराज्य रूपी जो साध्य है उसके समान ही पवित्र है। यही कारण था कि 1922 में जब आक्रोशित भीड़ ने चोरी चोरा थाने में आग लगा दी थी तो गांधी ने अपना उस समय चल रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी बार बार कहते थे कि मेरे लिए अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है। सत्य और अहिंसा के मूल्यों को वे आत्मशुद्धि के लिए भी प्रयोग में लाते थे और उनका गहरा विश्वास था कि जब तक नागरिकों की आत्मशुद्धि नहीं होगी, लोकतंत्र अपने सही अर्थों में स्थापित नहीं हो सकता है। यदि हम आज भारत पर नजर डालें तो हमें दिखाई देगा कि जो उनकी यह धारणा थी वो कितनी सही थी। लोकतांत्रिक मूल्यों की और जो लोकतांत्रिक भावनाएं हैं वो कैसे टूट रही हैं। सामाजिक राजनीतिक जीवन के हर क्षेत्र में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जिसकी लाठी उसकी भैंस के
आधार पर तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं। हमें मानना चाहिए कि सत्य और अहिंसा के जो मूल्य थे वो केवल ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के हथियार नहीं थे, आज भी उसकी जरूरत है। आज जब हम बार बार वसुदैव कुटुंबकम आदर्श वाक्य को बोलते हैं, लेकिन हम साथ ही अन्य देशों के खिलाफ शत्रुता का भाव रखते हैं, तो ये सही नहीं है। वहीं महात्मा गांधी का जो लक्ष्य था वो विश्व शांति का था। इसके लिए वे सच्चे अर्थ में वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श का पालन करने के लिए तैयार थे। 1930 के दशक में जब यूरोप और एशिया में फासिज्म जोर पकड़ रहा था, गांधी ने हमलावर देशों का अहिंसक तरीके से सामना करने का सुझाव दिया, क्योंकि जो जितने भी युद्ध हैं, सभी युद्ध दूसरे देशों पर कब्जा जमाने, उनके संसाधनों को अपने हाथ में लेने के लिए होते हैं। इसीलिए गांधी मानवता को राष्ट्रवाद के ऊपर रखते थे। जब महात्मा गांधी को पता चला कि जापान पर अमेरिका द्वारा बम गिराया गया है, तो उन्होंने कहा कि अहिंसा पर उनकी आस्था और भी अधिक मजबूत हो गई है। महात्मा गांधी ने अपने समय के वैज्ञानिकों, विचारकों, लेखकों, चित्रकारों, संगीतकारों, इन सभी की रचनाशीलता पर भी बहुत गहरे रूप से उसे प्रभावित किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी के बारे में लिखा था कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से ही विश्वास कर पाएंगी कि इस पृथ्वी पर हाड़ मांस का कोई ऐसा आदमी भी चलता फिरता था। शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व ने महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि एक नया राग गांधी मल्हार बना करके दी। दलाई लामा ने गांधी के विषय में लिखा था कि अहिंसा को राजनीति में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। अपने उदाहरण से इसे साबित करना गांधी जी की महान उपलब्धि थी। इस व्याख्यान में हमने गांधी के जीवन दर्शन को जाना। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में गांधी के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारों को आप जान पाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।